ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपनी जन कल्याण शिक्षा समिति एवं संकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय व्याख्यानमाला के अभी के पुष्प की सन्मान्य अध्यक्ष जी, मंच पर शोभायमान विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, जब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन and the needed counterpoints, impact on society, polity, culture and economy, ये सब कर रहा था, तो उस समय रांची के पास एक मंदिर राजरप्पा स्थान पर छिन्नमस्ता माता का मंदिर है, तो वहाँ गया था दर्शन के लिए। तो वहाँ संयोग से मिल गए एक बोरिया बाबा, बोरा ही पहनते थे। उन्होंने मुझे दूर से देखा, कहा इधर आओ, देखो तुम बहुत बात करते हो नेचर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, अरे भाई इसको सरलता से समझो, समझाओ। हमने कहा आप ही बताइए। कहा देखो सारा एग्जिस्टेंस पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं का खेल है। उसमें चेतना परम पुरुष के द्वारा होती है। तो पंच महाभूत में पहला तत्व है आकाश, उसकी तन्मात्रा है शब्द। दूसरा 2 डायमेंशनल होगा मान लो, तो वो वायु, जो दिखाई नहीं पड़ती है, आभास होता है। तन्मात्रा है स्पर्श। उसके बाद तीसरा है तत्व अग्नि, दिखता भी है, अस्तित्व में भी है, तो उसकी तन्मात्रा है रूप। उसके बाद का पंचमहाभूत का तत्व है जल, उसकी तन्मात्रा है रस, स्वाद। 5वां है पृथ्वी, उसकी तन्मात्रा है गंध। इतना ही तुम समझ लो कि जो कुछ भी संकट आ रहे हैं उसमें इस पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को उनके स्वभाव में स्थित कर दो, इतना ही काम है। इन्हीं स्तरों पर प्रदूषण है, उसको ठीक कर दो तो बात बन जाए। तुम भी कोशिश करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो स्मरण आया अचानक, और आज आपने एक दैनिक भास्कर पढ़ा हो, उसके मुखपृष्ठ पर जीडीपी आदि के बारे में विश्लेषण है कि जीडीपी वास्तव में आर्थिक विकास का कैसे पैमाना हो सकता है या नहीं हो सकता है। 2.25 लाख करोड़ डॉलर्स का जीडीपी भारत का कहा जा रहा है। यह स्वयं में कितना शास्त्र शुद्ध मापदंड हो सकता है, इसका उसमें विवरण है। उसमें उसके दोष बताए हैं। पूर्व रिजर्व बैंक अध्यक्ष विमल जालान का उसमें उल्लेख है। उनका कहना है भाई घर में काम करने वाली बाई, उसको आप तनख्वाह देते हैं तो जीडीपी बढ़ जाता है। उसी काम करने वाली बाई से विवाह कर ले और तनख्वाह न दे तो जीडीपी घट जाएगा। तो जीडीपी तो ऐसा है, अपराध बढ़ा तो आपको ज्यादा जेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जीडीपी बढ़ गया। नए पुलिस बनाए आपने और हथियार खरीदे, फिर जीडीपी बढ़ गया। तो क्या यह सरमाइज किया जाए कि जितना अपराध बढ़ा उतना जीडीपी बढ़ेगा, जितनी बीमारी बढ़ी उतना जीडीपी बढ़ गया? तो जीडीपी के आधार पर विकास की बात सोचना
ये कम से कम सही गलत के पैमाने पर न जाए तो अधूरा तो है ही, अपूर्ण तो है ही। भारत सरीखे देश के संदर्भ में तो जहाँ की इकोनॉमी केवल इंडिविजुअल और स्टेट पर आधारित नहीं है, जिसका कैपिटल फॉर्मेशन केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट और केवल कॉर्पोरेट सेक्टर पर अवलंबित नहीं है, हाउस होल्ड सेविंग्स ज़्यादा प्रमुख हैं। इन बातों पर विचार करने की जब बात आती है तो इन सब बातों का उत्स कहाँ से है, शुरू कहाँ से है, कैसे है? तो हमारा देश हजारों हजार साल की बात तो जो होगी वो तो होगी, लेकिन हम इतना समझें कि 2000 साल से तो रिकॉर्डेड है इकोनॉमिक हिस्ट्री भी। फर्स्ट एडी से लेकर 1700 तक दुनिया के जीडीपी में, जैसा कहा गया पिछले सेशन में भी, 26 to 33% भारत का कंट्रीब्यूशन था, ये कहा जाता है। फिर सवाल आया था पिछले सत्र में, ये सब कमी कैसे हुई, गड़बड़ कहाँ हुई, क्या हुई? तब इसमें से ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दृष्टि से जो कॉग्निजेंस लेना था डेवलपमेंट्स ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्ट, उसमें हम कहीं कम पड़े। तक्षशिला न रहना, नालंदा न रहना, दोनों लाइट हाउसेस हमारे फंक्शनल नहीं रहे, इसलिए दुनिया की हलचलों पर हमने ध्यान कम दिया। उसमें फिर भी तक्षशिला में तब चाणक्य थे, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया इस बात का। आप तब अंदाज करेंगे कि हमारे यहाँ सभ्यता का विकास तो था जिसमें युद्ध के बारे में भी नियम कोडिफाइड थे। सभ्य समाज अगर युद्ध करेगा तो उसका कोडिफिकेशन होगा कि धर्म विजय है, ये लोभ विजय है, ये आसुरी विजय है। आसुरी विजय डिप्लोरेबल होगा, लोभ विजय एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में सैंक्शनड होगा, नहीं तो धर्म विजय ही होगा जिसमें रथी से रथी ही लड़ेगा, पदाति से पदाति ही लड़ेगा, अश्वारोही से अश्वारोही ही लड़ेगा, पीठ दिखाया तो नहीं लड़ेगा, शस्त्र छोड़ दिया तो नहीं मारा जाएगा। धर्म विजय, धर्म युद्ध को भी कोडिफाई करने सरीखा विकसित समाज। चाणक्य जरूर उस समय, जैसा पिछली बार बात आई थी, भैया सद्गुण विकृति का अगर शिकार होगा तो काम नहीं चलेगा, दूसरों को भी अपने ही समान भला और जीवन मूल्यों से आबद्ध मानकर ट्रीट करेंगे तो नहीं चलेगा। इसका रियलाइजेशन चाणक्य को होने के कारण उसने एक स्टेप नीचे लाकर लोभ विजय की अपनी नीति रहेगी ये तय किया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज उसके लंबे गैप के बाद आते हैं, जो तात्कालिक युद्ध की स्ट्रेटेजी में इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं और नौसेना को भी रूप देते हैं कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में। भारत इस विषय में तात्कालिक परिस्थिति में वेरिएबल्स क्या हैं लेकिन कांस्टेंट्स क्या हैं, इसके भरपूर जागरूकता के साथ योजना करता रहा है। बाद में बात आई थी कि सक्सेसिव हम कहाँ हमारा डाउनफॉल हुआ है, तो समझ में आता है कि प्रमाद नाम का दोष रहा है। प्रमाद के कारण अध्यवसाय में कमी आती है, आलस्य रूढ़ हो जाता है। इसके कारण धीरे धीरे जो स्मृति की ताजगी चाहिए उसमें कमी आती है। उसके कारण स्मृति लोप होने का खतरा रहता है, स्मृति भ्रंश का खतरा रहता है। अफगानिस्तान में अगर बामियान की मूर्ति को उन्हीं के वंशज तोड़ रहे दिखाई पड़ते हैं, यह स्मृति भ्रंश का उदाहरण है। अपने ही पूर्वजों को वो तोड़ रहे होते हैं मूर्तियों को। यह स्मृति लोप और स्मृति भ्रंश का उदाहरण बताया जाता है। इस संदर्भ में हम बात को आगे बढ़ाएं तो लगता है कि विकास के बारे में ही बुनियादी तौर पर सोचने की आवश्यकता है। किसे हम विकास कहें तो समझ में आएगा, शरीर के लिए सुविधा संग्रह यह विकास का पूरा शास्त्रीय पैमाना नहीं हो सकता। फिर उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि इसके बेसिस में कौन सी चीज़ें हैं। तो बेसिस में मित्रों ये है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम किसे सुख माने,
माता की सेवा करने वाले में होने वाले शारीरिक कष्ट को सुख माने कि दुख माने? सुखी तो होना चाहेगा, तभी तो वो कष्ट पा रहा है भौतिक रूप से, और मन के स्तर पर प्रसन्नता का आभास हो रहा है। तब समझ में आएगा कि शरीर मन ये सब भी तो जुड़े हुए हैं। मन में भाव आया क्रोध का, आंखें लाल हुई शरीर की। मन में डर के कारण सर्द पड़ा शरीर, डर है मन का भाव, सर्द होना शरीर का। तो जब ये समझ में आएगा तो सुख ही केवल शारीरिक नहीं हो सकता। तब मोटे तौर पर आएगा कि एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ में जीवन भी है। शरीर के लिए आवश्यक सुविधा संग्रह के साथ जीवन का समाधान अगर न रहा तो कितना भी सुख सुविधा का संग्रह हो जाए, सुखी नहीं हो पाता। तो इसके संदर्भ में जब बात आती है तब लगता है कि बेसिक है फिलॉसफी। फिलॉसफी में से निकलेगा आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजी में से निकलेगा गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ में से निकलेगा वैल्यूज ऑफ लाइफ, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित। वैल्यूज ऑफ लाइफ को जीने वाले जो लोग होंगे आइकॉन्स एंड आइडियल्स ऑफ लाइफ होंगे। फिर आइकॉन्स एंड आइडियल्स ऑफ लाइफ के अनुरूप सर्वसामान्य व्यक्ति का लाइफस्टाइल गढ़ा जाता है। यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरे जनाः, जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे ही समाज के और लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। फिर उस आधार पर जो लाइफस्टाइल होगी, उस लाइफस्टाइल को रियलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके अनुसार स्ट्रक्चर्स होंगे, सिस्टम्स होंगे, मैकेनिज्म होगी, फंक्शनिंग होगी, नॉर्म्स होंगे, एथिक्स होंगे। और इन दोनों के ही कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो तत्व बनेगा वो टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब इस सब में मूल गोल ऑफ लाइफ अगर डिस्टॉर्टेड हुआ तो बाकी के चरण है वैसे ही डिस्टॉर्ट होते चलते हैं। उसके लिए जीव जगत जगदीश के स्वरूप और अंतः संबंधों को समझना यही अध्यात्म है, यही फिलॉसफी। इसके स्वरूप और अंतः संबंधों की समझ में से अगर आपने जगदीश तत्व को डिस्कार्ड कर दिया तो वैल्यूज नहीं रह जाती। फिर कुछ ही लोग होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉरल कोशंट वाले जो तब भी ठीक रह लेंगे। सर्वसामान्य के लिए जीव जगत जगदीश के स्वरूप और अंतः संबंधों की पहचान ये अगर अध्यात्म का स्वरूप होती है तो उसमें कई बार हम जीव के बारे में कुछ समझ पाते हैं, कुछ जगदीश के बारे में मान पाते हैं, जान नहीं पाते। अब बचता है जगत, उस तत्व की भी हमको जितना ठीक कॉग्निजेंस लेना चाहिए हम पार्शियल हो जाते हैं, उसकी संपूर्णता में हम देख नहीं पाते। जैसे संपूर्ण एग्जिस्टेंस है, हम जगत से तात्पर्य ये मान रहे हैं, जगत से हम केवल फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट का पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एरेना हम नहीं मानते हैं। और जब जगत का ये स्वरूप बनेगा तो उसको थोड़ी समझ लेने की जरूरत है। जगत में भी दो तत्व हैं, मैटर है और एनर्जी है। उसी में आप देखेंगे कुछ तो मैटर तत्व है, कुछ स्पेस है। स्पेस एनर्जी से भरा है। और ये स्पेस अगर न रहता तो क्या हम और आप सब अलग अलग रहते? हम सब तो लोंदे हो गए होते। फिर ये एग्जिस्टेंस का कोई अर्थ नहीं रहता। एग्जिस्टेंस की विविधता होना ये मैटर एंड स्पेस के बीच के डिस्टेंस पर भी निर्भर है। और इतना ही नहीं, इसमें आप देखेंगे कुछ स्थिति है, कुछ गति है। ग्रह हो, नक्षत्र हो या सभी हो, अंदर भी हो, सभी गतियुक्त भी हैं, अपने अपने ऑर्बिट में ही चल रहे हैं। चाहे एटम के अंदर के तत्व ही हो या यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के कारण कॉस्मोस की भी स्थितियां बनती हो। और जब आप इसको देख रहे होते हैं तो स्थिति और गति, अगर पृथ्वी सोचती जाड़े के दिनों में थोड़ी गर्मी लेने चली जाऊं, सूरज के पास थोड़ी घसक लूं, तो सृष्टि खत्म हो गई होती।
उसी प्रकार गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ी दूर हो जाऊं, वो भी संभव नहीं है। ये एक व्यवस्था है, ये एडहॉकिज्म इसमें नहीं है, इसके कुछ नियम हैं, तद अनुसार सब चल रहे हैं, तभी ये व्यवस्था है। इसी में कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट्स हैं। हमारे अंदर भी सेल्स वेरिएबल है, हमारी चेतना कांस्टेंट है, ऐसे ही सभी चीजों में है। इसलिए टोटल मिलाकर mc² बनता है, E = mc²। इस जगत के इन सारे सिद्धांतों को आप जब देखते चलते हैं तो एक बात और तथ्य सामने आता है कि इसमें एक व्यवस्था के साथ डिपेंडेंस भी है, एक इंटरडिपेंडेंस की व्यवस्था भी बनी हुई है। जैसे आप देखेंगे भक्ष्य भक्षक संबंध, भक्ष्य हमेशा ज्यादा, भक्षक हमेशा कम। सिंह कम, हिरण ज्यादा, शेर कम, बकरी ज्यादा, मगर ज्यादा नहीं होते कभी, मछली ही ज्यादा रहती है। ये एक व्यवस्था है जिसमें भक्ष्य भक्षक संबंध भी निर्धारित हैं। इसकी समझ की कमी के कारण हम बहुत दौड़ते फिरते हैं। पक्षी है, वो उतना ही दूर उड़कर जाएगा कि शाम को घर आता है। भरण पोषण की व्यवस्था प्रकृति ने उसी डिस्टेंस में की हुई है। चरने के लिए द्विपद हैं, चतुष्पद भी हैं, लेकिन वो वहीं तक जाएंगे। सभी चीजें मानो प्रकृति के अनुकूल हैं और प्रकृति के वश में हैं। केवल और केवल मनुष्य है जो इसका उल्लंघन करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए बाकी तो सब ठीक चलते हैं। इस प्रकृति में ही आवश्यक संस्कार के साथ संस्कृति का भी उद्भूत होना मनुष्य की मिस्चिफ मेकिंग कैपेसिटी कम करता हुआ कंट्रीब्यूटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का एक साधन मनुष्य को मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य को मिला हुआ होने के कारण जो 500 साल पहले एक अहंकार की विशेष अभिव्यक्ति होने लगी, मैन इज सुप्रीम एंड मैन इज द कॉन्करर ऑफ नेचर, यहां वो फॉल्ट फैलेसी शुरू हुई। सारी सृष्टि मानो मेरे लिए ही है। नहीं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, स्वयं में उनका अधिकार है रहने का, स्वयं में उनका औचित्य है रहने का। सारा इंटरडिपेंडेंट है। उसमें आप किसी चेन को वीकेन और तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सभी पर परिणाम आता है। इस रियलाइजेशन के अभाव के कारण मैन इज कॉन्करर ऑफ नेचर। और वो सब जाते हुए हैं तो चेंज फास्ट दिखने लगा। उसी पर किताब लिखी गई, 5000 ईयर्स वर्सेस 500 ईयर्स। 5000 साल में जितना बदल हुआ होगा सिविलाइजेशन से दुनिया में, मनुष्य के रहन सहन में, 500 साल में उससे ज्यादा गतिशील रहा है बदल। 500 साल के अंदर भी विश्लेषण अगर आप करिएगा तो पिछले 200 वर्ष में बहुत कुछ बदला है। ये परिवर्तन की गति आई है। अब आप और 50 वर्ष का भी देख रहे होंगे तो जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन सरी की स्थितियां हुई हैं कि अब लिखना नया शुरू हुआ है किताबें, इसमें टू मच टेक्नोलॉजी इज बीइंग सर्व्ड। नीड ऑफ ओम्बड्समैन इज देयर टुडे, इट शुड बी क्लैम्प्ड अपॉन द टेक्नोलॉजी। इसके नॉर्म्स क्या होंगे, सेंस ऑफ पर्पस क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, बायोटेक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इन सब के साथ साथ क्या सोशियोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा, साइकोलॉजी के बारे में क्या सोचना पड़ेगा। ये सब विचार अब पनपने लगे हैं और तब समझ में आता है कि यूनाइटेड नेशंस तरीके लोग भी कई बार स्थितियों को पूरा ना समझते हुए वातावरण और इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं। जैसे 1950s की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के कारण राष्ट्रवाद को ही कंडेमनेबल मान लिया गया था। इसलिए आगे चलकर जो एक डिक्टम चला कि भैया जो अंडर डेवलप्ड देश हैं उनको अगर बढ़ना है तो उनका एक ही उपाय है, वेस्ट हैज प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी, 2 वर्ल्ड वॉर सब भी गुजर गए हैं, इसलिए
सभी विकासशील या अविकसित देशों को अगर विकसित होना है, खुशहाल होना है, तो उनको अपने अतीत से डिस्कनेक्ट होना होगा। अतीत का बर्डन है उनके ऊपर, डेडवुड्स हैं, लादे चले रहे हैं, सारी परंपरा, सारी फालतू चीज़ें हैं, उसको छोड़कर आप पश्चिम का अनुकरण करिए, आप बढ़िएगा। उसी में से रेट ऑफ ग्रोथ की बात आई थी, उसी में से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सदी का अपमानजनक शब्द उस समय के अर्थशास्त्री महोदय ने भारत के लिए प्रयुक्त किया था। इसलिए एक रूपता होनी चाहिए। यह हेगेमोनिस्टिक एटीट्यूड का, अन्यों को ठीक ढंग से उनके नजरिए से न समझ पाने का घातक परिणाम रहा है। इसलिए 50s से लेकर आप देखेंगे तो जिस खुशहाली की कल्पना वो करते थे, उस खुशहाली का क्या हश्र हुआ है अगर आप देखते हैं तो 20 साल पहले दुनिया के 600 करोड़ आबादी में से 65 करोड़ लोग ऐसे थे जो $1 से कम की रोजमर्रा के खर्चे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। 20 वर्षों के बाद का चित्र अगर आपको दिखाई पड़ता है 25 साल बाद, तो 700 करोड़ लोग दुनिया में हैं। 135 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो $1.25 से रोज से कम की आमदनी पर जिंदगी गुजारने को विवश हो गए हैं। फॉरेस्ट कवर की तो बात छोड़िए, पीने के पानी की स्केर्सिटी की बात बहुत 20 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं। अगला थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा पानी के बारे में। जमीन का क्या हुआ? फिर ये सब इंटरडिपेंडेंट हैं, ये मानने के बाद भी हमने जो किया उसका नतीजा क्या मिल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, घूम रहा था मिर्जापुर, सोनभद्र, विंध्याचल, गंगा जी विंध्याचल और गंगा जी के बीच के हिस्से में। वहाँ मालूम पड़ा कि नीलगाय का मिनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। नीलगाय फसल चर जा रही है, खराब कर जा रही है। किसान बहुत दुखी और नाराज हो गए। बातचीत होने पर मालूम पड़ा कि पहले 5-6 के झुंड में होती थी नीलगाय, अब 50-60 के झुंड में होने लगी। पहले मनुष्य से डरती थी, अब मनुष्य से डरती नहीं है। फिर वो झुंड कुशल बहुत हो गया है। किसान के बगल से गुजर जाए और पैदों की पदचाप सुनाई न पड़े, खेत में घुस जाए, ऊपर ऊपर बाली खा जाए, टंठल वैसा का वैसा ही रह जाए, और सुबह ही किसान को मालूम पड़े कि सारी तो खेत नीलगाय चर गई। तो ये हुआ क्यों? अचानक ही जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ नीलगाय का? तब समझ में आता है कि जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से मैकेनाइज्ड एंड केमिकलाइज्ड खेती इनहेरिट की और बढ़ाया, उसके कारण जो हमने अविवेकपूर्ण खाद, कीटनाशक आदि का इस्तेमाल भी किया, फलतः जो फसल भी जहरीली हुई, पानी मिट्टी भी जहरीला हुआ। फलतः वो सारी फसलों को खाकर जानवरों को भी चारा के नाते जो दिया गया, जानवर के भी विष के शिकार होने की खबरें। फिर वो जब मरे, उनको कौन खाता था? लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा, चील, गीद, कौवा। फिर वो सब मरने लगे, और वो सब मरने लगे तो उसका प्रभाव क्या था? तो व्युत्क्रम समानुपाती रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में नीलगाय की आबादी बढ़ी, क्योंकि नीलगाय के प्रजनन काल के बाद वो जब घूमते थे तो छोटे पशु जानवर, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब दौड़ पड़ते थे उनकी ओर। नीलगाय का झुंड दौड़ लगाता था, छोटे शावक भी दौड़ते चलते थे, मगर वो पूरा दौड़ नहीं पाते थे। जो नहीं दौड़ पाते थे वे लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा के शिकार बनकर उनका भोजन बन जाते थे। जीवो जीवस्य भोजनम, यद देशस्य यो जंतुः तद देशस्य तदौषधम। फलतः स्वाभाविक तौर पर आबादी नियंत्रित हो जाती थी उन नीलगायों की। अब उस नियंत्रण करने वाले न तो छोटे पशु रह गए, न तो वो पक्षी स्कैवेंजर पक्षी रह गए। हमने घर बनाए ऐसे कि गौरैया की जगह नहीं बची। हमने बोरिंग तो इतना कर दिया जिस बोरिंग के कारण पानी की नमी का स्तर नीचे घट गया। फलतः मेढक जो रहता था पहले, हाइबरनेशन में जाता था,
तो 30 फीट नीचे उसको आश्रय मिल जाता था और वो वहीं पड़ा रहता था। ऊपर बादल गरजते थे, हल्की फुहार पड़ती थी, मच्छर अंडे देते थे, लार्वा बनते बनते मेढक भी ऊपर आ चुकता था। लार्वा उनके लिए प्रिय था, ये पहुंच जाते थे, लार्वों को खत्म करते थे, मच्छरों की आबादी पर नियंत्रण होता था जो मनुष्य के हक और हित में था। अब जलस्तर नीचे हो गया, अब 125 फीट 100 फीट पर जाकर उनको वो नमी मिलने लगी मेढकों को। अब ऊपर बादल गरजे जरूर, पानी बरसा भी, मगर मेढक को खबर नहीं लगी। और जब तक खबर लगकर वो ऊपर आता तब तक तो मच्छर अंडे दे चुके, लार्वा से आगे प्यूपा के आगे मच्छर की स्थिति में पहुंच गए। मच्छर तो खूब बढ़ा, फलतः उस एरिया में डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस काफी बढ़ गए। इंटरडिपेंडेंस, सारी सृष्टि आपस में जुड़ी हुई है, इसमें स्पेस एंड मैटर का अपना एक खेल है। इसका ध्यान कहीं कम हुआ है, उसके कारण दौड़ भाग तो बहुत हो गई और हम भूल गए कि रास्ता क्या होगा इस इंटरडिपेंडेंस का। हम अकेले जी नहीं सकते, ये हमें मालूम था, लेकिन औरों के साथ जीने का कौशल हम कम कर बैठे। क्यों? क्योंकि 500 वर्ष से जो प्रोटेस्टेंटिज्म का विचार था, मैन इज सुप्रीम एंड मैन इज द कॉन्करर ऑफ नेचर, सारी सृष्टि मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनाई गई है, बाकी तो आएगी, ट्रांजिशनल फेज रहेगा, कुछ कष्ट होंगे, उन कष्टों को पार करने की अद्भुत क्षमता मानव मस्तिष्क में विधाता ने दी हुई है। इसे सारी सृष्टि एंजॉयमेंट के लिए है मनुष्य की। ये जो एक एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट, इस दिशा में हम बढ़े हैं पिछले 500 वर्ष और विशेषतः पिछले 200 वर्ष, फलतः स्क्यूड डेवलपमेंट, फलतः इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट, फलतः स्थिति ये बनी है कि भारत में 1% आबादी 57% इकोनॉमिक एसेट्स का स्वामी बनकर आज है। दुनिया में 30 साल पहले 70% पॉपुलेशन 30% एसेट्स और 30% पॉपुलेशन 30% एसेट्स का स्वामी थी, लेकिन आगे बढ़ते हुए पिछले अब अनुभव आता है 80% ऑफ पॉपुलेशन बीइंग एबल टू एंजॉय ओनली 20% of the assets, and reverse is the case with the rest of the 20% which is enjoying now the assets of 80% of the world. The disparity, और इस डिस्पैरिटी के साथ अगर देखेंगे तब दृष्टि और बदली है। फिर इसमें हर एक के लिए जरूरत की चीजें तो भगवान ने की है, इसको हम प्रकृति से आगे बढ़े तो संस्कृति तक यात्रा करनी थी। हम प्राकृतिक अवस्था में रह गए और सोचे कि यही अच्छा है, मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर। तो भैया केवल संभोग की संस्कृति नहीं हो सकती, संयम की ही संस्कृति चलेगी। उसके लिए मनुष्य को प्रकृति के वश में रहना ही होगा कुछ हद तक, और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की समझ भी तो चाहिए। उस विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की समझ को ही कहेंगे संस्कार और संस्कृति। मित्रों, मनुष्य है तो प्रकृति का हिस्सा है वो, लेकिन मनुष्य और मनुष्य ही अकेला ऐसा है जिसको आत्महत्या करना भी आता है और खिलखिलाकर हंसना भी आता है। शेष जीवों को खिलखिलाकर हंसना नहीं आता है, और एक फ्लेमिंगो को छोड़ दिया, फ्लेमिंग या कोई एक पक्षी है शायद, उसके अलावा कोई आत्महत्या नहीं करता। मनुष्य को तैरना सिखाना पड़ता है, छोटे चूहे को पानी में डाल दो वो तैर लेता है। तो मनुष्य चाहे नर अगर करनी करे तो नारायण बन जाए, और वो करनी ना करे और प्रकृति के वश में रहे तो अधोगति को प्राप्त हो तो वो दानव बन जाए। तो संस्कार फिर क्या होगा, संस्कृति क्या होगी, जिसमें दूसरों के साथ के अनुकूल जीवन, ये ही तो संस्कृति का आधार होगा। और जब ऐसा होगा, जैसे हम प्रकृति है हाथ दिए हुए हैं,
हाथ लड़ने के इस्तेमाल भी आ सकते हैं, हाथ घड़े को गढ़ने के इस्तेमाल भी आ सकते हैं। तो गढ़ना हुआ संस्कृति, लड़ना हुआ विकृति। खाना प्रकृति है, बांट कर खाना संस्कृति है, छीन कर खाना विकृति है, छींकना प्रकृति है, कुछ और ओट में लेकर छींकना संस्कृति है, बगल में कौन बैठा है बिना देखे छींकना विकृति है। तो औरों के साथ की उभय तृप्ति की ओर बढ़ना यही संस्कृति है। मेरे कारण वो भी खुश हो, चाहे वो घर परिवार की बात आप ले लीजिए कि अन्यों के साथ अन्यों का भी ख्याल करते हुए जीना यही संस्कृति है। और उस अन्यों में जितना आप और इवॉल्व होते जाते हैं, अन्य का आत्मीय दायरा और बढ़ने लगता है। तो उसमें से उस संस्कृति का जब प्राधान्य होता है, तब हमारे देश में दधीची पलते हैं। अपने ही शरीर का अस्थिदान कर देने में जीवन की सार्थकता समझते हैं। हमारे लिए सृष्टि नहीं, हम सृष्टि के लिए। और लोग क्या हो ना हो हमें मतलब नहीं, ये हुई विकृति। जियो और जीने दो, ये हुई प्रकृति। शेर भी शिकार खाने के बाद अनावश्यक लोगों को मारता नहीं फिरता, प्रकृति का यह संदेश है। लेकिन उससे भी आगे जीने दो तब जियो, यह हुआ संस्कृति। उसमें से जन्मते हैं राजा शिवी, तब जन्मते हैं दिलीप, तब जन्मते हैं रंतिदेव। और इन सब को समझने के लिए फिर मनुष्य ऐसा है जो संबंधों पर समाज निर्माण में हिस्सेदार बनता है, शर्तों पर नहीं। संबंधों की विशिष्टता और संबंधों की निरंतरता, यह मनुष्य का वैशिष्ट्य है, शेष पशुओं से भिन्न। हम माँ बहन बेटी पत्नी ये अलग अलग संबंध रखते हैं। इन संबंधों की निरंतरता की समझ हम में जीवन भर रहती है, ये हम मनुष्य हैं। शेष जानवरों को संबंधों की समझ उतनी नहीं रहती और संबंधों की निरंतरता भी नहीं रहती। इसलिए इस समझ के साथ, जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना, यही तो संस्कृति का जीवन है। और ये अगर हम समझ कर जीते हैं, हमारे किस व्यवहार से सामने वाले को अच्छा लगेगा, तो वह भी तो अच्छा लगे ऐसा व्यवहार करेगा, तो ट्रस्ट बिगेट्स द ट्रस्ट। इसलिए जीवन की ये शैली, ये हुई संस्कृति के अधिष्ठान पर शैली। और इसमें से अगर समृद्धि बढ़ती है तो संस्कृति की थाली में परोसी गई समृद्धि लोकोपकारी बनती है। और संस्कृति की थाली न रही तो ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड बनता है। फिर एट अदर्स कॉस्ट हम क्यों न बढ़ जाएं, हम चालबाजी भी क्यों न कर लें, एथिक्स का बलिदान उसमें से हो जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा विवरण दिया है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन बाय जॉन परकिंस। डेविसन बुड्ढू लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एनफ इज एनफ। सभी नदियों के पानी से मैं अपना रक्त रंजित हाथ धो भी लूं तो मेरे हाथ साफ नहीं होंगे, ये कन्फेस करते हैं। ये क्यों बना? क्योंकि उस समझ की कमी के कारण, उस समझ को हमने जैसा हमको दिया गया है वैसा समझने की बजाय अपने हिसाब से देखने समझने की कोशिश की। और ऐसी स्थिति में भारत चलता चूंकि रहा, इसलिए दुनिया भर को हम कुछ देने की स्थिति में रहे। हमारा जीवन ही सबके लिए आदर्श रहा। और इसमें हम 1700 के समय में हम घटे हैं, तब तक भी वी वर द लीडिंग नेशन। इकोनॉमिक फ्रंट में भी, कल्चरल फ्रंट में तो तब भी और अब भी होंगे। बात भौतिक ही है, भौतिक में ही आप ले लेंगे तो हम भी तो 1750 तक तो डोमिनेट ही किए हैं। बीच में 20 वर्ष चीन ज़्यादा आगे रहा होगा। इसके बारे में बहुत सी किताबें छप चुकी हैं। अब तो ये मान्य ये बात हो गई है, सबकी दुनिया भर के लोगों को ये बात अब मालूम है। यहाँ तक होने के बाद इसका क्या कारण था? हमको इन बातों को, सभी को जीवन का अधिकार है मानकर
एक संस्कृति का सृजन और जीवन जिया हम लोगों ने, जिसको हम अपनी समझ से शब्द देते हैं हिंदुत्व का। तो 5 ऐसी बेसिक बातें उसमें से मुझे नजर आई। एक, सभी उपासना पद्धतियों से एक ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, ये आस्था अपने अंदर। पहाड़ पर जाना है, पूरब की तरफ हम हैं, हमको पश्चिम की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी भगवान के मंदिर के दर्शन होंगे। और लेकिन तुम अगर पूरब में हो, तुम हमारी तरफ पूरब की तरफ जाओगे तो भगवान से और दूर चले जाओगे। तुम पश्चिम की ओर देखो, तब तुम पहुंच पाओगे वहां तक। मैं भी ठीक मेरे लिए, तुम भी ठीक तुम्हारे लिए। मेरा भगवान मेरे लिए भगवान, तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए भगवान। ये जो बनी, इस आधार पर इसको हमने कहा भी संस्कृति। जो ये कहे मैं, मेरा ही भगवान भगवान, तुम्हारा भगवान शैतान, मेरा ही रास्ता ठीक, तुम्हारा रास्ता बेकार, तुमको अपने रास्ते से ले जाना मेरा धर्म बनता है, और सही से मान लो तो आसान जाएगी बात, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये हुई भी संस्कृति। ये भी संस्कृति का उलट ही संस्कृति हुई। और भी संस्कृति तो वो है, मेरा भगवान भगवान मेरे लिए, तुम्हारा भगवान, अपने प्रति अभिमान, औरों के प्रति सम्मान। यही जीवन का सूत्र हो सकता था। इसी आधार पर हम बढ़ते चले गए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की प्रकृति की जो मान्यता है उसको सांस्कृतिक धरातल पर उठाकर हमने उद्घोष किया, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। केवल वसुधैव कुटुंबकम नहीं, इससे आगे की स्टेज, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, वयम साम्राज्यवादिनः। साम्राज्यवादी मतलब इंपीरियलिस्ट नहीं, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट बाय एक्सेप्टेंस, नॉट बाय इंस्ट्रक्शंस। मत्वे आर्य से दास भावः, ये भी सत्य है। और सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी। जो जितना समझदार वो उतना ही दूसरों के लिए जिए। तो जो खुद के लिए जितना जिए वो घटिया, जो दूसरों के लिए जिए वो बढ़िया जीवन मूल्य हमने बना डाला। इस आधार पर जब चलते रहे तब हमने रामराज पाया। रामराज आप तुलसीदास का ही पढ़ लीजिए, वही कह रहे हैं तुलसी। वो कह रहे हैं कि देखो भाई, राम राज्य में न कोई भूखा न कोई नंगा। राम राज्य में कहा गया कि पिता के रहने तक बेटे की मौत नहीं होती थी, अकाल मृत्यु नहीं, हेल्थ फॉर ऑल। फिर सारे कुएं, तड़ाग, वापी, नदियां सब सदा नीरा। और फॉरेस्ट कवर इतना अच्छा, छाया और पेड़ वाले सब झुके हुए फलों से लदे हुए। समुद्र रतन उड़ेल कर जाता है, रतन सड़क के किनारे पेवमेंट्स पर जड़े हुए हैं, दीवालों पर जड़े हुए हैं। मार्केट्स फुल ऑफ गुड्स हैं, हर व्यक्ति ला ला कर वहां डाल रहा है, अपना अपना सब कला कौशल का प्रदर्शन वहां हो रहा है। प्राइस कुछ नहीं है, जिसकी जो जरूरत है वो आकर ये हमको ज्यादा अच्छा लगा कहकर ले गया, उसका ले जाना ही उत्पादक के लिए कीमत है। एबंडेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एबंडेंस, ये पूरा इज इक्वल टू रामराज्य। ये सब करने के बाद भी एक मूल तत्व कहा गया जिसकी आवश्यकता अरुण कुमार जी ने भी पिछले सत्र में कहा, वो है समाज की समझदारी। कहते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो एकात्म संपन्न और समता युक्त समाज, समता किस मायने में कि भौतिकता से परे भी जीवन का लक्ष्य है। खाओ पियो मौज करो मर जाओ, यही जिंदगी का मकसद नहीं है, इसके परे एक जीना सा एहसास, यही तो हिंदुत्व है। इसी में अगर मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है तो फ्लोरा एंड फौना हैव इक्वल राइट टू एग्जिस्ट अपॉन द फेस ऑफ अर्थ, एज इक्वल एटलीस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स। उनकी कीमत पर ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल हमें काम्य नहीं है, ये भारत की परंपरा है। इसके अनुसार जीवन की रचना में पॉलिटी और पॉलिटी के साथ इकोनॉमी, इसकी संरचना, वो जो मैंने पहले कहा आपको, फिलॉसफी, उसमें से आइडियोलॉजी, उसमें से गोल ऑफ लाइफ,
उसमें से वैल्यूज ऑफ लाइफ, आइकॉन्स ऑफ लाइफ, स्टाइल ऑफ लाइफ, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो भारत में हमने इसको कंसीड किया और हमको बाकी को भी देखना था जिसमें हम सद्गुण विकृति के शिकार हुए हैं। हम बाकी को भी अपने सरीखा समझने की कुछ भूल किए हैं। ऐसा होता नहीं है। हमने अपने तई जीने की विविधता को ही संसार भर में मान लिया, जबकि हम विविधता मानते थे, वे एक रूपता मानते थे। हम यूनिटी मानते थे, वे यूनिफॉर्मिटी मानते थे। यूनिफॉर्मिटी की उनकी दौड़ को हमने यूनिटी की ओर का प्रयाण समझने की भूल की। ये हमारा प्रमाद हुआ। इसके कारण फिर वो ढलान सी जो हमको दिखाई पड़ी अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में, उसका कारण ये बनता है। और जब ऐसा करेंगे तो जब जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, समाज के स्तर पर होंगे, वो राष्ट्रीय जीवनी शक्ति गोल ऑफ लाइफ के, नेशनल गोल ऑफ लाइफ को भी ध्यान में रखकर अपने को इक्विप करना भी गोल का सब ऑब्जेक्टिव है, ऐसा मानकर जब चलते हैं तो एक दृश्य समझ में आएगा। उसको कहेंगे भारत को भारत के नजरिए से देखकर समझने की कोशिश। हम कई बार कई कारणों से परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस के शिकार हुए। स्वॉट एनालिसिस में हमने भूल की। स्ट्रेंथ को वीकनेस करार दिया गया, हमने मान लिया। वीकनेस को स्ट्रेंथ कह दिया गया, हम उसको भी मान बैठे। जैसे हमारे देश में कैटल स्टॉक, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी विशेषता है। इसको इंटैक्ट करना कैसे, प्रमोट करना कैसे, घटने न देना कैसे, हमारे पॉलिसी प्रायोरिटी ये होना पड़ेगा। तो हमारे तो विकास का पैमाना बदलेगा ना, कि जीडीपी और ग्रोथ रेट की बजाय हमारा बनेगा क्या हर बच्चे को हम अपने देश में रोज आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध देने की स्थिति में है। ये बेसिक होगा एबीसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Last man in the queue also should be not be deprived of these basic needs. रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, पेयजल, ऊर्जा हमारा प्राइमरी गोल है। रेट ऑफ ग्रोथ कम सेकेंडरी। हम क्यों मैस्मराइज होते हैं? क्यों हम एक्सपोर्ट से ही हासिल करेंगे? हमारा भी तो कुछ डोमेस्टिक मार्केट इतना दुनिया में सबसे ज्यादा यूरोप के बराबर का है। हमारे देश की विशेषता है अगर कि हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ज्योग्राफी प्रकृति बनाती है और ज्योग्राफी में प्रकृति ने हमको बहुत एंडो किया है। 2.4% का हमारा क्षेत्रफल है और 16% बायोडाइवर्सिटी का निवास भारत में होता है। हमारे यहाँ ऊर्जा, ऊष्मा और नमी का जो मेल बैठता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल के लिए भी उपयोगी होता है। इतना बड़ा टेरेन लैंड का कहां है दुनिया में? गैंजेटिक बेल्ट से लिखा। हमने स्वॉट एनालिसिस में कहां गड़बड़ की है? हमारे देश में जो गाय का स्थान होगा वो केवल दूध के लिए नहीं हो सकता। गाय का स्थान सेंट्रली क्यों बना, इसका भी तो कुछ लॉजिक होगा, कुछ एडवांटेज होगा। हमने ये क्यों मान लिया कि दूध के लिए है? हमने ये क्यों मान लिया कि लैक्टोमीटर ही वो मापदंड रहेगा, दूध कौन सा अच्छा और कौन सा खराब? आज हम रिवाइज कर रहे हैं अपने उस थॉट प्रोसेस को कि लैक्टोमीटर में फैट कंटेंट को ज़्यादा नंबर मिला तो भैंस के दूध को ज़्यादा पैसा मिलेगा और गाय के दूध को कम मिलेगा क्योंकि उसका दूध पतला है। हम शिकार हुए हैं ना। इसको कहा जाता है कि भारत को यूरोप की नजरिए से देखकर समझने की हमने भूल की है। वो तो हमको वैसा समझाते ही, उनका तो वो काम था कॉलोनियलिस्ट्स का। हमने भारत को भारत के नजरिए से देखना समझना था, हमको यूरोप को भारत के नजरिए से देखना समझता था। तब समझ में आता कैसा प्राइमरी सिविलाइजेशनल लेवल उनका रहा है। अधिक मार काट के साधन इकट्ठा करना ये राक्षसी वृत्ति हुई। हाँ, हमको उसका भी सामना करने लायक अजेय शक्ति का संचय करना होगा, करना चाहिए, इस बात से दो मत नहीं है। कमजोर आदमी से कोई कुछ सुनता नहीं है, दैवो दुर्बल घात कहा। लेकिन इस अनुसार हम देखेंगे अगर
तो ये अगर हमारी प्राइमरी अगर रिक्विजिट्स है, इसको पूरा करने के लिए जो भी टूल्स प्राकृतिक रिसोर्सेस होंगे, तो हमारे लिए विकास का पैमाना तो ये बनेगा कि जमीन विषैली कम हुई तो विकास, जमीन विषैली ज्यादा हुई तो विकार और विनाश, जलस्तर घटा तो विकार, जलस्तर बढ़ा तो विकास, फॉरेस्ट कवर घटा तो विनाश, फॉरेस्ट कवर बढ़ा तो विकास। 200 साल पहले एक आदमी पर 10 गोवंश था। अंग्रेज खाते खाते, अंग्रेज जब यहां से चले गए 80 साल के बाद, तब वो छोड़ गए एक आदमी पर 1 गोवंश। और आज विदर्भ जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई, वहां मैन कैटल रेशियो 1:8 है आज। तो हमने जो हमारी ताकत थी, हमने हाथ पैर अपने खुद काट डालने का इंतजाम किया, उनके रास्ते चलने की कोशिश कर। अब तो चेत सकते हैं कि 2012 में उसी यूनाइटेड नेशंस की एक और संस्था के द्वारा अब कहा गया है कि एक स्ट्रेट जैकेट अप्रोच नहीं चलेगा, वन जैकेट फिट्स ऑल ये नहीं चलेगा। सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, उस आधार पर हर एक का अपना चार्टर ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होना चाहिए। वो हमको सिखा रहे हैं। इतने वर्षों तक हमको जो घाटा हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन फिर? इसलिए अब वो कह रहे हैं ना, तो भैया हम अपने को तो समझें कि हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसीलिए हिमाचल में सेब होता है, नारियल केरल में होता है। भूगोल के प्रभाव के कारण भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज और भजन, इनके बनने में भी उस भूगोल का विशेष रोल है। सो जियोग्राफी भी सोशल रिस्पॉन्सेस, सोशल साइकोलॉजी को अलग ढंग से घुमाती फिराती कल्टीवेट करती है। इसका भी तो ध्यान देना पड़ेगा। इन सब को ध्यान में देंगे तो 2 बातें समझ में आएंगी। एक, इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट, ऐसा एक पैराडाइम शिफ्ट होना पड़ेगा जिसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बजाय पैराडाइम शिफ्ट भी शुड लीड टू इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट। और उसके फिर गोल ऑब्जेक्टिव्स हमारे अपने क्लियर होंगे। उसके लिए एक 10 साल का क्या क्या हमें करना पड़ेगा टारगेट्स, तब तय होगा कि प्रकृति का संपोषण ही विकास है। विकास का केवल बाहरी हिस्सा आप लेंगे तो नहीं चलेगा। उसमें से तब समझ में आएगा कि जैसा अन्न वैसा मन भी होता है। और जैसा अन्न वैसा मन जब बात हम कहते हैं, तो ये भी समझ में आएगा कि A2 मिल्क और A1 मिल्क का क्या प्रभाव पड़ेगा मनुष्य के ऊपर। शरीर के स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो मन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। और तब उसमें से समझ में आएगा कि शौर्य और संयम का मेल, गति, चपलता और शक्ति का भी मेल बिठाया जा सकता है। जैसा अन्न वैसा मन। तब ऋतुचर्या, आहारचर्या, इनका भी महत्व समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि सूर्य का विशेष रोल है भारत पर। तब समझ में आएगा कि सूर्य के कारण यहाँ की स्थिति गति का विशिष्ट प्रकार के संचालन करने की हमारी क्षमता, पात्रता है, जिसको हमने अंडरमाइन किया, हमने अंडरप्ले किया, हमने थ्रोइंग द बेबी अलोंग विद द बाथ वाटर तक की दिशा में हम बढ़े हैं, उनका अनुकरण करते गए हैं। अनुकरण से हम कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी हमारे सामने स्पष्ट है। इसको हम अगर आधार मानते हैं, तब एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बजाय इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट को ठीक ढंग से डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, कोडिफाई करना पड़ेगा। उस आधार पर हमको क्या क्या क्वांटिफिकेशन, किस बात की जरूरत पड़ेगी, इसको भी देखना पड़ेगा। 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से पॉलिटी एंड इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्शन आवश्यक होगा। इसके आधार पर कौन सी टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी उपयोगी होगी जो इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स तीनों में बैलेंस करती हो। वो मैनेजमेंट हमारे लिए उपयोगी होगा जो कलेक्टिव स्पिरिट पर ज्यादा आग्रह रखता हो, केवल इंडिविजुअल एक्सेलेंस पर न रखता हो।
तब व्हेन कॉर्पोरेशंस रूल द वर्ल्ड किताब लिखता है कार्टन और कहता है सीईओ भी प्रॉफिट मोटिव से ही चलेंगे, हाउएवर इनह्यूमन दे में बी। उससे हमें परहेज करना पड़ेगा। हमको कंपैशन की बात सोचनी पड़ेगी, न कि कंपटीशन की बात केवल सोचनी पड़ेगी। हमारा सिद्धांत है जो जन्मा है वो खाएगा, कमाने वाला खिलाएगा। कमाने वाला खाएगा, ये सिद्धांत नहीं है। इंडिविजुअल और स्टेट के बीच की रिलेशनशिप का ही डॉक्यूमेंट संविधान न रहकर मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ साइमल्टेनियसली हार्मोनियस लाइफ जीने के लिए क्या हमारा रास्ता होगा, हमारा संविधान हमारी उन सिविलाइजेशनल विशेषताओं को व्यक्त करता हुआ आगे बढ़ेगा। तब उसमें से फंडामेंटल राइट्स की तुलना में फंडामेंटल ड्यूटीज पर ज्यादा आग्रह होगा। देश चलता है परिवार की एकता के हिसाब से, परिवार की यूनिट के हिसाब से। सोशल सिक्योरिटीज का मैक्सिमम खर्च वहन करता है परिवार हमारे देश में। कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है परिवार की यूनिट से। और हमने अपने संविधान में परिवार का कोई वजूद न रहकर इंडिविजुअल और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को ही डिफाइन करने वाला डॉक्यूमेंट यानी हमारा संविधान है। ये फख्र से हमने इमरजेंसी के दिनों में कहा है, जब कह दिया था कि संविधान में राइट टू लाइफ ऑल्सो stands suspended because king and church, both eminent domain and divine rights of kingdom, will be vested in the prime minister and the elected government of Bharat. हमने तो यहां तक मान लिया था ना। इसलिए इन सब में बहुत अनलर्निंग करने की जरूरत है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। इकोनॉमी एंड पॉलिटी के डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल को कार्व आउट करने की जरूरत है। एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बजाय इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट को लेकर अहिंसक समृद्धि की ओर यात्रा संभव है। हमने किया है, हमारे पुरखों ने करके दिखाया है। लखपति के नाम से जो लाख गाड़ी चला करके व्यापार करता था, लखू सेठ, उसके मैनेजमेंट टेक्निक्स को आप देखिए। कौटिल्य ने अपने समय में जो लिख रखा है उसको आप देखिए। तो डस्टबिन में फेंकने लायक नहीं थी, अगर फेंक दिया है तो झाड़ पोंछ कर उसको प्रतिष्ठित मंदिर की किताबों के समान ग्रंथ के नाते प्रतिष्ठित करने की जिम्मेदारी ये नई पीढ़ी पर बनती है। ये हमको करना पड़ेगा। हमको बहुत सिखाया गया कि एवरीथिंग ऑफ द वेस्ट इज द बेस्ट। नो, ऑल ओल्ड इज नॉट गोल्ड, आई एग्री, बट एवरीथिंग ऑफ द बेस्ट नीड नॉट बी द बेस्ट। हम क्रिटिकल अपने ढंग से देखेंगे, समझेंगे, उसमें से हमें जो उपयोगी लगेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। ये आत्मविश्वास और ये स्वाभिमान, ये दोनों आवश्यक रहेगी। तब हमको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी सोशल कैपिटल प्लस कल्चरल ट्रेडिशंस का विशेष रोल है। और कल्चरल ट्रेडिशंस में भारत में घर की माता, गौ माता और धरती माता के त्रिकोण को पवित्रता के भाव से देखे जाने की संस्कृति है। और ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये प्रोपेलर हो सकते हैं। इनको निगेट करने की बजाय, इनका अवमूल्यन, अंडर प्ले करके डिस्कार्ड करने की बजाय इनको प्रॉपर स्थान पर प्रतिष्ठित करना, ये वैसी ही बात होगी जैसे बोरिया बाबा ने कही थी कि पंचमहाभूत और पंच तन्मात्राओं को प्रतिष्ठित करो। वैसे ही ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी को बर्खास्त करते समय अधिक गहराई से भारतीय सिविलाइजेशनल मोरिंग्स के प्रति आस्था रखते हुए उसका भी विचार करो। बी रैशनल, यस, लेकिन आप स्वयं के इरैशनल डॉगमेटिज्म के जाल में थ्रोइंग द बेबी अलॉन्ग विद द बाथ वाटर का अप्रोच मत करिए। उससे दुविधा में दो गए होगा, माया मिली न राम। और अभी तक में हमारे भारत के द्वारा दुनिया में 50-70 साल में बहुत कुछ कर जाना था। उसमें हमारी फॉल्ट लाइंस ये हैं, जिसमें मुझे लगता है स्वत्वबोध, उस पर आधारित स्वाभिमान, उसके आधार पर आत्मविश्वास, उसके आधार पर स्वावलंबन। स्वत्वबोध के बारे में केवल एक बात कह के बात पूरी करता हूं। पिछले दिनों बात चली थी हेरिटेज साइट्स के बारे में।
एक संस्कृति मंत्री का भी बयान पढ़ा था, महेश शर्मा जी का, कि 3700 हमारे हेरिटेज साइट्स हैं और स्टेट्स के द्वारा प्रिजर्व रखने वाले भी देख लिया जाएगा तो 4000 से कम पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, 300 साल का बच्चा समाज है अमेरिका, 10 लाख हेरिटेज साइट्स का डॉक्यूमेंटेशन है। इंग्लैंड का 6 लाख है। भारत हजारों साल का समाज, इसकी अपनी पहचान के साथ जुड़ा कर रखने वाला यानी हेरिटेज साइट 4000। और गहराई से देखने की कोशिश हुई तो उठाया बनारस, तो वाराणसी में हेरिटेज साइट्स 20 हैं और उस 20 में न विश्वनाथ मंदिर है, तो तुलसी ने जहाँ रामचरितमानस लिखा वो तुलसी घाट का स्थान है, न संकट मोचन है जहाँ तुलसीदास को भेजा गया चित्रकूट, न वहाँ पर कोई उपस्थिति है उसकी। वहाँ है बिंदु माधव मस्जिद, बिंदु माधव मंदिर को तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा, मस्जिद बनी, वो हेरिटेज साइट है। ज्ञानवापी हेरिटेज साइट नहीं है, बाबा विश्वनाथ हेरिटेज साइट नहीं है, अन्नपूर्णा नहीं है, विशालाक्षी नहीं है, 64 योगिनियां नहीं है, अष्टगणपति नहीं है, भैरव नहीं है, भोजो बीर, लहुरा बीर सब होते हैं, बीर हैं 12, हेरिटेज साइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब एक्ट बना उस समय में ही उन्होंने कंडीशनैलिटीज लगा दी कि इसी क्वालिफिकेशन की जगहों को, स्ट्रक्चर्स को हम मानेंगे। तो 2 अंग्रेज सिपाही जो मारे गए 1857 में, वो हेरिटेज साइट में है उनकी कब्रगाह, 2 मीनारे कब्रगाह, और ये हेरिटेज साइट्स में हो सकती हैं। ये हुआ स्मृति भ्रंश। हजारों साल की अपनी विरासत को हमने कन्फाइन कर दिया। उसके लिए उन लोगों ने, कॉलोनियलिस्ट्स ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्ट बनाया है। स्वाभिमानी देश को तो सबसे पहले उसको सुधार करना चाहिए था। हजारों हजार साल की स्मृतियों को जगाते, तब मालूम पड़ता कि आल्हा कहाँ के हैं, उदल कहाँ के हैं, गोरा बादल कहाँ के हैं। तब हमारे देश के नौजवानों में ताल ठोक कर आगे बढ़ने की, इसको कहा जाता है सोशल कैपिटल प्लस कल्चरल ट्रेडिशंस इज इक्वल टू कल्चरल कैपिटल, which triggers the economic development and also all-round development, which is called integrated development, which is basically spiritual evolution of the individual also after getting satisfied of his basic needs. यहाँ तक की यात्रा करनी है, उसके लिए ही बात आई कि इसके अनुसार जीवन व्यवस्था, उसके अनुसार जो हम वापस आते हैं वही कि दर्शन के प्रकाश में इकोनॉमी एंड पॉलिटी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट को व्यू करना, रीस्ट्रक्चर करना, उसमें रैशनल बनना, उसमें विदेशी को स्वदेशानुकूल और स्वदेशी को युगानुकूल बनाकर पुनर्रचना करने का संकल्प, यही प्रकृति और इससे आगे संस्कृति उन्मुखी केंद्रीय व्यवस्था का एक आवश्यक प्रतिपादन है, जो मैंने अपने ढंग से अपने आप के सामने बातें रखी हैं। आपने धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद।